ठीक। वकील अहमद। नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अरशद जमाल, यूट्यूब चैनल आपकी बात से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इधर कुछ दिनों से लॉकडाउन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है और इसकी मार बुनकरों पे भी पड़ रही है। क्योंकि लॉकडाउन 24 मार्च से आरंभ हुआ है और उससे पहले सीए और एनआरसी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, उसकी वजह से भी हमारा कारोबार पूरे तरीके से ख़राब हुआ। और फिर उसके बाद जो बची खुची कसर थी, जब बिक्री का वक्त हमारा शुरू हो रहा था, अब उम्मीद बंध गई थी कि अभी आंदोलन ख़त्म हुआ है और अब कारोबार हमारा चलेगा, तो तब उस वक्त लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इस लगातार 6-7 महीने के इस बंद के कारण उत्तर प्रदेश के तमाम बुनकरों की कमर टूट गई है। नंबर 1 तो ये बात है कि बुनकर परिवार यूं ही गरीबों का परिवार होता है। उसमें जो मास्टर वीवर होते हैं वो कुछ संपन्न होते हैं और जब उनका माल बिकता है तो वो आम बुनकरों के लिए धागा और मटेरियल फराहम करता है, जिसकी वजह से पावरलूम उत्तर प्रदेश के चलते हैं। 2006 में आप जानते हैं कि एक शासनादेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जारी किया था और उस शासनादेश के बाद से बुनकरों को बिजली की बिल में काफ़ी राहत मिल गई थी। मौजूदा सरकार ने 24-25 दिसंबर को एक नया आदेश जारी कर दिया और उस आदेश के अनुसार बुनकरों के फ्लैट रेट के पासबुक को ख़त्म करके बुनकरों को बिल बनाकर देने की एक योजना बना दी गई और कुछ मामूली सी सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई। वो शासनादेश जारी हो चुका था, मगर उसके बाद लगातार बुनकर प्रतिनिधियों ने उस पर आंदोलन किया, सरकार के लोगों से मुलाकात की। जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं अशोक धवन जी, उन्होंने कई मरतबा हम लोगों के साथ मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से भी मिले। कपड़ा मंत्री जो हैं शर्मा जी, उनसे कई मरतबा की मुलाकात हुई। प्रमुख सचिव जो हैं रमा रमण जी, उनसे कई मरतबा मुलाकात की गई। इसी तरह से कपड़ा और लघु उद्योग के जो मंत्री हैं उनके साथ कई मरतबा हम लोगों की बैठक हुई। और बैठकों में लास्ट बैठक जो 24 तारीख को हुई थी, 24 मार्च को, उसमें ये तय 20 मार्च को, जिसमें ये तय हुआ था कि कुछ दूसरे संशोधन के साथ नया शासनादेश लागू कर दिया जाएगा और पुरानी व्यवस्था को जनवरी। इधर लॉकडाउन होने की वजह से और तमाम कोरोना वायरस के काफ़ी संक्रमण के बढ़ जाने के कारण से तमाम गतिविधियाँ बंद हो गई थी, तमाम आंदोलन बंद हो गए थे, तमाम मुलाकातें बंद हो गई थी। इसी बीच में जब बुनकर ऑलरेडी भुखमरी का शिकार हुआ है तो बहुत सारे जगहों पे ये सुनने को मिला कि बिजली विभाग के लोगों का कनेक्शन काट रहे हैं और लोगों के पास तरह तरह के मैसेज भेज रहे हैं कि पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। इससे बुनकरों के दिल में एक भय पैदा हो गया। बहुत सी जगहों पे इसको लेकर हड़ताल की घोषणा की गई, जैसे इधर टांडा से लेकर बहुत सारी जगहों पे। मऊ में हड़ताल इसलिए नहीं हो पाई कि मऊ में इस वक्त कोरोना का बहुत संक्रमण बढ़ा हुआ है और सब लोग उसी में परेशान हैं। तो अभी सब लोग एक नई उलझन का शिकार हो चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ख़ास तरीके से बुनकरों का जो इलाका है वहाँ उस शहर के सेंटर में और भी ज़्यादा इसके महामारी का असर है। लेकिन इसी दौरान में जब ये बढ़ी है दिक्कत, तो इसी दौरान में 26 जून को मेरे पास माननीय एमएलसी साहब अशोक धवन जी का फ़ोन आया कि और उन्होंने बताया कि फ़ाइल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई है कि बुनकरों को इस संकट को देखते हुए उन्होंने विभाग ये विचार बना रहा है कि जो चीज़ दिसंबर तक लागू की गई थी और जनवरी से नई योजना थी, उस पुरानी व्यवस्था को बढ़ाकर जून तक कर दिया जाए। फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया 26 जून को पहले बात हुई थी और फिर 28 जून को उनका फ़ोन आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने का समय दिया है, तो जो जून तक का प्रपोजल वहाँ फाइल गई हुई है उसको बढ़ा के नवंबर तक किया जाना चाहिए। तो मैंने उनके लिए एक लेटर बना के फौरी तौर से दिया और 29 तारीख को, शायद 29 जून को, शायद उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री जी ने उसमें आश्वासन दिया कि ठीक बात है, इस पर विचार किया जाएगा और बुनकरों के साथ कोई अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। और उससे पहले 26 या 25 जून को जो गोरखपुर का मठ है, मठ के पड़ोस में चौधरी कैफुल वरा साहब रहते हैं, जिनके माननीय मुख्यमंत्री से अच्छे मरासिम रहते हैं, उन्होंने अपने बेटे के साथ वहाँ मुख्यमंत्री आवास में जाकर मुलाकात की थी। और उनसे भी आप लोगों ने अखबारों में भी देखा होगा और उनसे भी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि बुनकरों की समस्या का कोई ना कोई निदान किया जाएगा। इस बीच में मुलाकात एक दिन जो श्रीकांत शर्मा जी हैं बिजली मंत्री, उनके वहाँ हम लोग थे, तो वहीं हमारे सांसद हैं विनोद सोनकर जी, जो रहने वाले तो मऊ के हैं लेकिन वो दूसरी जगह से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे भी वहाँ मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने भी सिफारिश की थी
फिर एक दिन मऊ आए हुए थे तो उनसे भी मुलाकात की गई, तो उन्होंने भी बात की और उनकी तरफ से भी प्रयास हो रहा है। इसी बीच में परसों मेरे पास फ़ोन आया, जो संत कबीर नगर के सांसद हैं माननीय रितेश पांडे जी, और हमारे दोस्त हैं उसैद साहब ने उनसे बात कराई, तो उन्होंने बताया कि परसों की डेट में कि कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है बुनकरों के एक डेलीगेशन को मिलने का, तो इसमें कोई ख़ास बात जो हो बता दिए। तो मैंने जो हो सकता था उनको बता दिया, उनको बता भी दिया कि ये समस्या है और ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जानी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की और जो हमारी एसोसिएशन के एक जिम्मेदार साथी हैं इफ्तिखार साहब, वो भी उसमें गए और सांसद जी भी गए। तो कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि अभी बिजली विभाग को मना किया गया किसी भी तरह की आरसी या वसूली के लिए, और इसमें कोई ऐसा समाधान ढूंढा जा रहा है जिससे बुनकरों की समस्या का भी समाधान हो सके। तो जाहिर सी बात है कि अभी जब उस पर सरकार विचार कर रही है, पुनर्विचार कर रही है कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू रखा जाए, तो कितने दिनों तक लागू रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में कानपुर से फ़ोन आते हैं और तमाम जो इलाके हैं आपके उन बुनकरों के, खलीलाबाद, बस्ती, बहराइच, या इधर आप पश्चिमी इलाके में चले जाएंगे तो मेरठ से लेके नोएडा में भी काफ़ी बुनकर हैं, गाज़ियाबाद में बुनकर हैं, उन जगहों से भी फ़ोन आता है, कानपुर से आता है काफ़ी फ़ोन कि इन लोगों को वहाँ के जो विभाग के लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नीति जारी नहीं हो जाती, जब तक कोई नया शासनादेश जारी नहीं हो जाता, पुराने शासनादेश के एतबार से भी अभी सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है अधिकारियों के पास, आप बिल जारी नहीं कर रहे हो। जैसे अगर आप कहते हो कि दिसंबर के बाद से वो ख़त्म हो गया तो जनवरी के बाद से आपको बिल जारी करनी चाहिए, बिल जारी नहीं कर रहे हैं। मऊ में बहुत सारे लोगों की तमाम लाइनें जाके अधिकारी काट दे रहे हैं और ये सारी प्रॉब्लम डिवीज़न 1 में ही है, क्योंकि डिवीज़न 1 के जो अधिकारी हैं एक्सीएन फर्स्ट के जो सुबोध कुमार जी हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं, ना उनको नियम कानून से कोई मतलब है। अभी इसमें स्पष्ट उन्होंने बहुत सारे लोगों का पासबुक जो पावर लूम का था या पावर लूम से संबंधित जो डबलिंग मशीनें हैं या ट्विस्टिंग मशीनें हैं उनका था, तो उसका उन्होंने टैरिफ नंबर के आधार पे उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। 67 और 65 टैरिफ नंबर तय करना बुनकरों का काम नहीं, ये काम विभाग का है। बुनकरों के पास अगर पासबुक है, ये शासनादेश 2006 वाला जो है, इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि पासबुक में ही भुगतान की राशि की एंट्री की जाएगी, अलग से बिल नहीं दिया जाएगा, जो 2006 के शासनादेश का बिंदु 10 है। फिर इसी तरह 11 में दिया हुआ है कि मीटर रीडिंग से बुनकर उपभोक्ताओं के विद्युत बिल दे नहीं होंगे। आप सारे बुनकरों के पास आप मैसेज भेजने की इतना बकाया है। जब बुनकरों को बिजली के बिल से कोई मतलब ही नहीं है, शासनादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप बुनकरों के बिजली के बिल के बकाये की धनराशि आप क्यों हमें दे रहे हैं? भाई जब नया आदेश, जब दिसंबर के पहले का आप दे रहे हैं, दिसंबर तक तो नया पुराना आदेश हमारा जारी था, तो दिसंबर तक तो उसकी बात करनी नहीं चाहिए। दिसंबर के बाद जो जनवरी से जो नया शासनादेश जारी हुआ है उस पर सरकार ने रोक लगा रखी है, और अभी सरकार उसमें कुछ संशोधन के बाद, बुनकरों से मशवरे के बाद नए संशोधन के साथ नया शासनादेश जारी करना चाहती है। हमारा ये कहना है, बुनकर जितने भी प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश के, उन सारे लोगों का ये कहना है कि जो भी सरकार को निर्णय लेना है एक स्पष्ट निर्णय ले ले बुनकरों के मशवरे के बाद, और जो चीज़ भी लागू हो जाए उस पर विभाग अमल करें। तो लॉकडाउन की वजह से बुनकरों के पावर लूम बंद हैं, और यहाँ मऊ में रोज़ आप किसी को आरसी की धमकी दे रहे हैं, रोज़ हज़ारों लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं, ये बकाया वो बकाया। तो जब बिल में स्पष्ट लिखा है कि बुनकरों का बिल से कोई मतलब नहीं, पासबुक बहुत सारे लोग लेके गए तो उनके पासबुक जब्त कर लिए गए। तो ये सुबोध साहब जो हैं गैर कानूनी काम करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मालूम है कि मुख्यमंत्री जी खुद इस मामले में स्पेशली रुचि ले रहे हैं, तो आप उनसे बड़े तो हैं नहीं, तो आप जाहिर सी बात है कि ये सरकार की नीतियों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। भाई अगर आपके पास सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो तो आप बिलें जारी करिए। किसी को तो आप बिल दिए नहीं इन 3 महीनों में, आपका कोई मीटर रीडिंग लेने वाला कोई आता नहीं किसी के वहाँ। और इस लॉकडाउन और हॉट स्पॉट जहाँ बने हुए हैं, तमाम स्थिति से लोग परेशान हैं, बुनकरों के घर में खाने को नहीं है। मऊ जैसी जगह में जहाँ हालात फिर से बिगड़ गए, तो मजबूरन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को फिर से ये निर्णय लेना पड़ा कि फिर से यहाँ लॉकडाउन की स्थिति हो गई आगे आगामी 15 दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में बैंक भी तमाम बंद कर दिए गए, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो आप उसकी चिंता तो करोगे नहीं, रोज़ बिलें दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इस मामले को जितना जल्द हो सके फैसला ले लिया जाए। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हुआ है कि हमने सबको मना कर दिया, उसके बाद भी अगर कोई अधिकारी इस तरह का काम कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। पावर लूम तो यूं ही बंद हैं सारे, क्योंकि किसी के पास पावर लूम चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत पड़ती है वो किसी के पास रॉ मटेरियल नहीं है।
आइए हम आपको दिखलाते हैं मऊ के कुछ बुनकरों के हालात दिखाते हैं आपको, और बुनकरों से कुछ बात कराते हैं। आपको बात करके और हालात को देख के समझ में आएगा कि बुनकर कितनी बड़ी परिस्थितियों से गुजर रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश, ये आप लूम, आप ही का लूम है ये? जी मेरा ये ये क्यों सब लूम बंद है यहाँ? सब बंद पड़ा, ना ताना है ना वाना, सब ऐसे ही बंद पड़ा है सब लोग। अच्छा, कुछ तो मिल ही दूसरे नहीं का रहा। बुनते हैं आप? जी दूसरे का बुनते हैं। मटेरियल भी नहीं मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ताना वाना कुछ नहीं मिल रहा। पैसा? पैसा वैसा भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो कैसे काम चल रहा है घर बस का? वैसे ही काम चल रहा है, वैसे ही बस उसका मिल जाए। जी बस। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। अब्बा का तुम्हारे क्या नाम है? अकरम। अकरम। ये तुम क्यों दुकान इतना छोटे हो के, पढ़ने का टाइम है तो ये तुम अपना ही दुकान क्यों कर रहे हो? लूम बंद है। लूम बंद है, इससे सोच रहे हो कि तुम्हें कुछ काम करके खिलाओ, खर्च का खर्च चलाओ। कितने का बेचे हो आज दिन भर में? 15 का। 15 रुपए का? दिन भर में यही 15 रुपए का बेचे हो? तो रोज बैठते हो? ये मतलब ये है कि घर के लोग जो खस्ता हाली का शिकार है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि छोटे बच्चे भी बाहर, घर के बाहर अपने एक दुकान खोल के बैठ जा रहे हैं। अच्छा, आप भी देख रहा हूँ सब्जियाँ बेच रहे हैं? हाँ, हम क्या तो घर पे हमारा घर आधेटी है। अच्छा, सब्जी का कारोबार है, आजकल भी कुक नहीं रहा है, लेके घूम रहे हैं। क्या हाल है बुनकरों के इलाके में? आप सब्जी बेचने आए हैं टाली लेके, तो क्या पोजीशन है? पोजीशन तो ठीक नहीं है, बिक्री उक्री नहीं है, बिक्री नहीं लेकिन है। हाँ पेट चला रहे हैं। अच्छा, काम चला रहे हैं। ठीक। वकील अहमद नाम है वकील अहमद, भाई। क्या हम करते हैं आप? हम क्या करते हैं आप? बुनकर हैं, लूम चल रहा है। अच्छा, कै लूम है आपके पास? एक लूम है। एक लूम है। कै लोगों का परिवार है? 7 लोगों का। 7 लोगों का परिवार, तो एक लूम से कैसे चलता है? इसी से घसे पसीट के चलता है, कभी एक बेला खाते हैं, कभी 2 बेला खाते हैं। अच्छा, तो अभी इस वक्त लूम चल रहा है, बंद है? बंद है। तो बिजली की बिल जो आती थी, तो अब तो पासबुक पे कह रही सरकार खत्म हो गया, तो अभी क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं, अभी कुछ पता नहीं है कि ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, ये हालात हैं। देखिए कि कई महीना पहले से पासबुक, फ्लैट रेट का पासबुक ख़त्म हो गया, लेकिन जो साधारण गरीब बुनकर है, उस बेचारे को ये भी पता नहीं है कि उसका पासबुक ख़त्म हो चुका है और आगे उसे बिल जमा करना। आपका? रईस अहमद। रईस साहब, आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? रही क्या करते हैं आपका? अब फेरी वाला काम करते हैं। कौन सा फेरी वाला? कपड़े का। कपड़े का। क्या हाल है, बिक्री उक्री कुछ हो रही है? बिक्री बट्टा तो नहीं है, मंदे का असर है? मंदा है, भीड़ का असर है? लॉकडाउन से कहीं कुछ बिक्री बट्टा है नहीं। नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम, आप क्या करते हैं? हम वही बुनकर का काम, बुनाई वाला काम करते अच्छा, बुनाई वाला काम है। तो लूम आपका चल रहा है? हैं। नहीं, लूम बंद है इस वक्त। क्यों? अरे वही हालात को देखते हुए सेठ ने लूम बंद करा दिया है। अच्छा, आप अपना लूम पे नहीं चलाते, दूसरे का नहीं, मजदूरी दूसरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो वो धागा देते हैं आपको? जी पत्तानी देते हैं? जी फिर मजदूरी देते हैं जो कपड़ा जी। बना कर ले जाते हैं? तो जी, क्या बनाते हैं लूम पे? वही साड़ी बनाते हैं। अच्छा, जी, तो आजकल क्या गिरस्ता लोग मटेरियल नहीं दे रहे हैं? इस वक्त 1 महीने तक लूम बंद है हमारा, अच्छा, क्यों बंद है? ताना बाना की वजह से। साड़ी उनकी बिक नहीं रही है? जी, तो बाजार कैसे घर का खर्च चल रहा है? बस वही चल रहा है। 1000 रुपया 10 दिन में मिल रहा है, अच्छा, वो भी बैंक में आ रहा है, और बैंक अभी इस वक्त बंद है। बैंक भी बंद हो गया? जी। तो कह रहे हैं कि बैंक बंद हो गया? जी, ये हैं बुनकरों के, आप देख रहे हैं कि अभी बैंक भी बंद कर दिया गया है। तो जो ये आम कारीगर, जिसको गिरस्ता लोग, जो मास्टर वीवर जिसको कहा जा सकता है, वो मटेरियल देते हैं और यहाँ के बुनकर जो है उस पर कपड़ा तैयार करते हैं, और कपड़ा तैयार करके फिर जब ले जाते हैं तो उसको उसकी मजदूरी मिलती है। इधर लूम बंद है कई महीनों से, तो बुनकरों को कुछ 1-1 हज़ार रुपये करके गिरस्ता लोग दे रहे हैं ताकि उनके घर परिवार का खर्च चले। तो बता रहे हैं कि 10 दिन पर 1000 रुपया मिलता है। 7 लोगों का, 6 लोगों का परिवार है, तो उसमें कैसे हालात काम चलते होंगे। क्योंकि उनकी समस्या ये है, जो मास्टर वीवर हैं, कि उनका माल बिक नहीं रहा है, तो उनके पास जितनी पूंजी थी तब तक तो उन्होंने दिया, वो भी धीरे धीरे हाथ खड़े कर रहे हैं। तो ये है बुनकरों के हालात। बिजली की बिल के बारे में क्या है? बिजली पासबुक आपका है? पासबुक है, हाँ, लेकिन वो भी मतलब कि इस वक्त पासबुक बंद हो रहा है और हाँ। मैसेज आ रहा है 1,38,000 कुछ रुपये का मैसेज आया है हमारे मोबाइल पे। हाँ, यही तो हाल है। ये बकाया है 1,38,000 का। 1,38,000। अब पासबुक कब तक, पासबुक पे सब पैसा जमा है आपका? पासबुक का हर महीना हमने जमा किया, एक भी बाकी नहीं है सालों तो का। बकाया किस बात का दे रहे हैं? बकाया मतलब कि वही क्या जो कर रहे हैं? आर्थिक काट देंगे? आर्थिक आ रही है कि आर्थिक कट जाएगी आपकी, इस तरह का मैसेज आ रहा है? मैसेज आ रहा है। ये हालात हैं कि देखिए, पासबुक को ख़त्म हुए अभी तो कुछ महीने हुए हैं, जबकि सरकार का अभी ये नज़रिया है कि अभी सरकार उस पर सोच रही है गंभीरतापूर्वक। माननीय मुख्यमंत्री चूँकि बुनकरों के शहर से आते हैं,
तो इसलिए उनका भी नज़रिया है कि बुनकरों की भलाई के लिए कुछ बेहतर तरीका निकाला जाए। और इधर विभाग के लोग बुनकरों के घरों पे मैसेज भेजकर इनके दिन रात का जीना इनका हराम किए हुए। अभी परसों एक बुनकर परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति मऊ घर छोड़ के चला गया, तो वो आया 2 दिन के बाद, तो मैंने उससे पूछा क्यों चले गए थे, तो कह रहे क्या करें, बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम टेंशन में आके घर छोड़ के चले गए थे। अभी आपने देखा कि बुनकरों के क्या हालात हैं, बुनकरों की बातें भी आपने सुनी। अब आप देखिए, कुछ दिनों पहले लॉकडाउन से कुछ दिन पहले और एनआरसी के बाद बीबीसी की रिपोर्टर दिल्ली की भी उनकी यूनिट आई थी, और उत्तर प्रदेश के भी आत्मज मिश्रा जो हेड हैं यूपी के, वो भी यहाँ आए थे बुनकरों के हालात को जानने के लिए। तो उन्होंने भी एक यहाँ रिपोर्ट तैयार की थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस रिपोर्ट को देखिए। लूम नहीं चल रहा है, लाइन नहीं है, नहीं चल रहा है तो कैसे साड़ी बनाएंगे। 80 रुपया मिलता है, कभी 1 साड़ी, कभी 2 साड़ी, कभी 1.5 साड़ी। कैसे चलाएं खर्चा 5 लोग को लेके। 4 बेटी है, हम भी जाते हैं निकाह ओढ़ के। अब क्या करें, नहीं जाएंगे तो कैसे खाएंगे, चूल्हा कैसे जलेगा। कभी चीनी नहीं तो कभी आटा नहीं तो कभी चावल नहीं तो कभी कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जीएसटी के बाद से पड़ता है। कम जो है धागा मिलता है, कम बाना मिलता है, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा। पहले 3 साड़ी चलती थी, अब जो है दिन भर में 1-1.5 साड़ी चलना मुश्किल है। लूम न चलने के कारण ये जो कारोबार बंद हुआ है, कितने लोग तो विदेश पलायन कर चुके हैं। यहाँ खुद मऊ में सैकड़ों की तादाद में लोग लूम चलाना छोड़ करके सब्ज़ी बेचने लगे हैं, तो कोई ऑटो रिक्शा चलाने लगा है, कोई कहीं मजदूरी करने लगा है। तो एक इतना बड़ा हुनर होने के बाद भी हम लोग इतनी कसाद बाजारी का शिकार हैं, तो इसमें सरकार को भी चिंता करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर आप फोकस किए हुए हैं। आज जैसे हम लोग जो पावर लूम चलाते हैं, तो वो 1 मिनट में उसकी स्पीड जो है आरपीएम, मैं समझता हूँ कि 60 या 65 आरपीएम की स्पीड में चलता है। जो आधुनिक पावर लूम है, इन सबों की रफ्तार 700-600 के आसपास होती है, और वो ऑटोमेटिक फुल्ली होता है, तो एक आदमी 4 लूम चला सकता है। और हमारे वहाँ का जो लूम है 4 लोग लगते हैं तो एक लूम चलता है। अभी आपने पावर लूम की स्थिति को देखा और कई बुनकरों से भी आपकी बात की, उन्होंने अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी खुद बताई। हालांकि बुनकर यहाँ का बहुत पढ़ा लिखा नहीं है कि जो अपनी बात को बहुत ठीक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सके, मगर हालात ये हैं कि किसी के घर में खाने को नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो सरकार की पात्र गृहस्थी की योजना अगर न होती और बहुत सारे लोग घरों में, बहुत सारे घरों के लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में या दूसरी जगहों पे अगर मुलाजमत न कर रहे होते, तो बुनकरों के घर में फाके होते, और जब भूखा आदमी रहेगा तो फिर वो सड़कों पे निकलेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो विभाग और दूसरे महकमों को चाहिए कि इसमें इस गुर्बत के हालत में लोगों का सहयोग करें। तो सहयोग करने के बजाय नई नई मुसीबतें नहीं खड़ी करनी चाहिए। अभी इस लॉकडाउन के ज़माने में एक बड़ी मुसीबत से हम लोग जूझ रहे हैं,
तो इसमें विद्युत विभाग को चाहिए कि इसमें बुनकरों का सहयोग करे, क्योंकि बुनकर सरकार के साथ खड़ा है और सरकार से अच्छी उम्मीद रखता है, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है कि कुछ न कुछ उसकी मदद की जाए। तो तमाम मेरा सरकार से ये भी अनुरोध है कि बुनकरों के जो पासबुक वाले जो बुनकर हैं, वो उनमें से जो गरीब बहुत बुनकर हैं, बहुत जो छोटे बुनकर हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जिनके पास 2 लूम 4 लूम या 1 लूम 2 लूम चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था कराने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर संजीदगी से विचार करेगी और जो प्रशासनिक लोग हैं या विभागीय जो लोग हैं, वो लोग भी इसको गंभीरता से लेते हुए इस समस्या का कोई न कोई निदान करेंगे, वरना आने वाले दिनों में और भी हालात बहुत ख़राब होने की संभावना है। मैंने कोशिश की है कि आपको हालात से अवगत करावें। मैं बुनकरों से भी ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी जो हालात हैं, जो लॉकडाउन है, इसका आप बहुत ही कड़ाई के साथ अनुपालन करिए, क्योंकि मऊ में जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हैं। और ये वायरस, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि फ़िज़ा में ये वायरस नहीं है, लेकिन जो हालात मुझे दिख रहे हैं और जो मैं बहुत सारे लोगों की रिपोर्टें पढ़ रहा हूँ, तो उसमें साइंटिस्ट में भी अलग अलग विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि ये फ़िज़ा में वायरस नहीं रहता, कुछ साइंटिस्ट की रिपोर्ट आ रही है कि फ़िज़ा में रहता है। तो अगर ये वायरस फ़िज़ा में है तो सबको बेहद एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी से भी खिलवाड़ करेंगे और दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ करेंगे। मगर ये सिलसिला कब तक चलेगा, इस पर भी सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को समझने की बात है। जब कोई उसकी दवा नहीं, इलाज नहीं, तो इसी में जीने का हुनर सीखना पड़ेगा। और जब हम कारोबार ही नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कैसे, ये सवाल भी है। तो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को शहर के अंदर जो बहुत गरीब तबकात के लोग हैं, उनके खाने की भी व्यवस्था के बारे में भी विचार करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।